नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी फिर बिहार पहुंचे। पूर्णिया में उनको उद्घाटन करना था, उन्होंने उद्घाटन किया पूर्णिया हवाई अड्डे का। और इस हवाई अड्डे के बारे में बताया जाता है कि ये पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, कलकत्ता के बाद। 2800 मीटर लंबा रनवे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एयरबस और बोइंग के संचालन के लिए ये उपयुक्त है। पटना हवाई अड्डा जो है उस तुलना में बहुत छोटा है, वहाँ बड़े एयरबस नहीं लाए जा सकते। तो इस मामले में सबसे बड़ा बिहार का एयरपोर्ट पूर्णिया बन गया, और पूर्णिया जो है वो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कलकत्ता के बाद। तो आज उसका उद्घाटन किया, और हवाई यातायात को सुगम बनाएगा। ये कहा जा रहा है कि 4000 वर्ग मीटर में फैला टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और अगले 40 वर्षों तक बढ़ते यातायात को संभालने के लिए डिजाइन किया है। अब बिहार के लोग रोजगार मांग रहे हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं नौकरी दो। बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे हैं। और कई तरीके के और जो है उन्होंने वादे किए, स्थापना किया, नई रेलवे लाइन, नई ट्रेन, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना वगैरह वगैरह। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा सवाल जो है वो है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। नरेंद्र मोदी इस पर कहीं बात नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि तेजस्वी जो है बहुत जो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। हालांकि गटर मीडिया में तेजस्वी की चर्चा बेहद कम है, या निगेटिव चर्चा है, उनसे ज्यादा चर्चा जो है वो प्रशांत किशोर की है। लेकिन तेजस्वी एकदम जी जान से लगे, इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। इसलिए पूर्णिया जाने से पहले इनके प्रधानमंत्री के वो पूर्णिया गए तेजस्वी, और वहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अस्पताल, हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों है, वहाँ अंदर गए, उसका निरीक्षण किया और बताया कि किस तरीके से वहाँ बदहाली है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और वो बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के। उसके अलावा तेजस्वी ने वहाँ की महिलाओं से बात की, और ढेर सारी महिलाएं थी, कोई 2 4 10 15 महिला नहीं थी, सेलेक्टिव महिला नहीं थी, बल्कि महिलाएं जितनी दूर तक आप देख सकते हैं महिलाएं थी। और उन महिलाओं से बात की, और उसमें उन्होंने पूछा कि शौचालय को लेकर। पता चला ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि उनके घर में शौचालय नहीं। तो ये भी एक भेद खोल रहा है। उसके अलावा एक और बात की चर्चा हो रही है कि पटना में दरोगा की वैकेंसी निकली थी, और दरोगा की वैकेंसी के लिए वहां आंदोलन चल रहा है कि दरोगा की सीट निकालिए। और उसको लेकर के पटना के डकमंगला चौराहा पे भारी भीड़ जमा हुई, बैरिकेड्स लगाए गए, लाठीचार्ज हुआ, क्या क्या हुआ, और वो हंगामा मचा हुआ। तो पटना में रोज नए नए हंगामे हो रहे हैं। एक और बड़ी चर्चा हुई कि अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ 13 सितंबर को, उसमें कई सेंटर पे ऐसा हुआ कि खास करके पटना के अरविंद महिला कॉलेज का एक सेंटर का जिक्र किया जा रहा था, जहाँ वो बार कोड दिया गया, और बार कोड के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस होना था। ज्यादातर सेंटरों पे हुई, लेकिन कुछ सेंटर की खबर आई कि बार कोड से अटेंडेंस उनका नहीं लिया गया। कई कमरों में जब शिकायत की लड़कों ने, तो कुछ जगह ली गई अटेंडेंस, कुछ जगह नहीं ली गई। तो ये क्यों हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर जिस तरीके से पूरे बिहार में एक, जिसको कह सकते हैं सत्ता विरोधी लहर कर सकते हैं, नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में जो अच्छा हुआ बुरा हुआ वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अब सबसे बड़े चर्चा के विषय ये है कि क्या नीतीश कुमार आगे संभालने की पोजीशन में है। ये सबसे बड़ी बहस है बिहार में। और ज्यादातर लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को अब छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री, किसी और को नेतृत्व दे। उपेंद्र कुशवाहा तो बोल चुके कि अपने बेटे को दीजिए, निशांत कुमार को बनाइए अपना प्रतिनिधि, अपनी पार्टी का प्रतिनिधि बनाइए। उसके अलावा तेजस्वी की माता जी जो है राबड़ी देवी, वो भी कह चुकी कि आप हटिए, आप निशांत कुमार को बनाइए। लेकिन नीतीश कुमार निशांत कुमार को आगे नहीं ला रहे हैं। और निश्चित, हालांकि निशांत कुमार को लेकर के कई लोगों ने कहा कि वो जो है लाए जा सकते हैं, कई लोगों ने निवेदन भी किया उनकी पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार इस फैसले पे हैं कि उनके घर से उनके रहते कोई उत्तराधिकारी नहीं हो। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जनता दल यू का उत्तराधिकारी कौन हो।
हालांकि जनता दल यू नारे लगा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद संभालने की स्थिति में है? ये सबसे बड़ा सवाल है बिहार में। और जो उनके प्रशंसक हैं वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब गद्दी से हट जाना चाहिए, क्योंकि अब उम्र ने उनको दबोच लिया है। और बाकी रही सही कसर जो है वो बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी जिस तरीके से हावी हुई है नीतीश कुमार, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से नीतीश कुमार के फैसले हैं, खासकर आरजेडी की, जब आरजेडी से अलग हुए वापस बीजेपी में आए, तब से नीतीश कुमार लगातार जो है वो चर्चा उनकी इसी बात को लेकर के है, उनके बयानों की चर्चा है, उनकी सेहत की चर्चा है। और सुशासन जो है वो बैक पीछे चला गया। बीच में खूब घटनाएं हुई जिसमें हत्याएं हुई, गोलियां चली, तमाम तरीके की चीजें हुई। हालांकि अब उस पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन फिर भी तमाम ज्यादातर लोग, उनका मानना है कि नीतीश कुमार के पीछे से, नीतीश कुमार को आगे करके बीजेपी सत्ता संचालन कर रही है। इसका एक और उदाहरण दिया जा रहा है अभी हाल में कि अभी भागलपुर में जो पीरपैंती एक जगह है, वहां पे बिजली की मतलब बिजली उत्पादन की फैक्ट्री लगाई जानी है, जिसको कहते हैं पावर, ये बनाया जाना है। अब वहां पहले सरकार वो बनाने वाली थी और पावर प्लांट जो लगना था वो सरकार करने वाली थी, लेकिन अब सरकार नहीं कर रही है, अब अडानी साहब कर रहे हैं। और अडानी इस तरह से जो है वहाँ पावर प्लांट लगा रहे हैं, और 1050 एकड़ जमीन उनको दी गई है। और कितने रुपए में? 1 रुपए में, 33 साल के लिए। 1 रुपए में 33 साल के लिए 1050 एकड़ जमीन अडानी साहब को दी गई है कि आप यहाँ पावर प्लांट लगाइए। अब एक और इसमें एक सवाल घुसा हुआ है, या कहिए कि एक चिंता घुसी हुई। आप नारा सुनते होंगे, एक पेड़ माँ के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ये जो है खूब प्रचारित है, एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन जहाँ वो पीरपैंती में जो लगाया जाना पावर प्लांट, वहाँ कहा जा रहा है कि 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। उसमें ढेर सारे आम के पेड़ है, फलदार वृक्ष है, बिहार में ज्यादातर फलदार वृक्ष है, और 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कितने बाग उजाड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है, ये भी मीडिया में चर्चा चल रही है कि वो जो कहा गया है कि वो निर्जन क्षेत्र है, वहां उत्पादन नहीं होता है, बंजर भूमि है जो दिया गया है उनको, जबकि सच ये है कि वहां लाखों पेड़ लगे हुए हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम काटे जा रहे हैं, ये बिहार में एक अलग चर्चा का विषय है। उसके अलावा देखिए एक और बात हो गई है कि ये जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि अगर हमको 20 सीट नहीं मिलती है तो हम 100 सीट पर लड़ेंगे। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों के बीच जम नहीं रही है। बीजेपी अपने इसमें है, बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ जो है दाव चल रही है, और नीतीश कुमार के साथ जो 2020 में हुआ, 2025 में उसको दोहराया जाना, दूसरे तरीके से दोहराए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि ऐसे भी कब्जा किया हुआ है, लेकिन 2020 में चिराग पासवान को आगे किया गया। इस बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पे निशाना लगाए हुए नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार पर जो है काउंटर करने के लिए प्रशांत किशोर को खड़ा किया गया, ये लगातार कहा जा रहा है। अब ये मांझी जी का जो ध्रुव है, मांझी जी अगर 100 सीट पे उतारते हैं अपने उम्मीदवार, तो कहाँ उतारेंगे, किसके खिलाफ उतारेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या वो नीतीश कुमार के खिलाफ 100 कैंडिडेट उतारेंगे, या बीजेपी के खिलाफ 100 कैंडिडेट उतारेंगे, किसके खिलाफ उतारेंगे? एक तो पक्की बात हो जाएगी, अगर अगर होकर के लड़े तो चिराग पासवान को डैमेज करेंगे, लेकिन उसके बाद जो बाकी सीटें हैं वो कहाँ गिराएंगे, नीतीश कुमार को या बीजेपी को? ये भी एक चाल है, बाद में इस पर हम बात करेंगे और डिटेल। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि ये जो है केंद्रीय मंत्री जो है जीतन राम मांझी जी, ये मोदी जी से या बीजेपी से झगड़ा करने की वाली पोजीशन में है नहीं, क्योंकि अगर झगड़ा करते हैं तो ये बाहर किए जा सकते हैं। तो ये 20 सीट की बात तो कर रहे हैं, और वो बेसिकली चिराग पासवान के दावे को कमजोर करने के लिए जीतन राम मांझी खड़े किए गए कि चिराग को भी कम सीटें दे। चिराग भी 40 से ऊपर सीटें मांग रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए?
क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि कम से कम 100 से ऊपर सीटों पर लड़े नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने जितने, नरेंद्र मोदी जी तो अलग अलग तरीके से ये बिहार में माँ के नाम पर और तमाम चीजें हो गई, लेकिन नीतीश कुमार चुप चुप जो घोषणाएं कर रहा है बिना कोई हल्ला हंगामा के, महिलाओं के लिए, जो जीविका दीदी है उनके लिए, जो और लोग हैं पेंशन को लेकर के जो पैसे दिए, जो पैसे बांटे हैं, जो बांटने की घोषणा की, उससे नीतीश कुमार की छवि या कहिए नीतीश कुमार का वोट बैंक बढ़ता है और उनके खिलाफ जो एक जन आक्रोश था वो कम होता नजर आता है। देखिए, एक सर्वे किया गया और एक सर्वे किया है उसने, जिसका नाम है सर्वे करने वाली संस्था का, वो वोट वाइब्स करके एक संस्था है, उसने सर्वे किया है और उस सर्वे में 3 सितंबर से 10 सितंबर के बीच ये सर्वे किया गया है और कुल 5,635 सैंपल कलेक्ट किए गए और इसमें 52% पुरुष है, 48% महिलाएं हैं और ये तमाम समाजों से लिया गया है। वो अनुसूचित जाति है, वो जनजाति है, वो ओबीसी है, वो अपर कास्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, सबके बीच ये किया गया है। और इनमें जो आ रहा है कि इस कैटेगरी में शहरी क्षेत्र से 30% लोग हैं और ग्रामीण आबादी 70%। बिहार में ग्रामीण आबादी ज्यादा है बनिस्पत शहरी आबादी की। और शहरों में भी खास करके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, राजधानी पटना को छोड़ दीजिए, हालांकि राजधानी पटना के साथ भी वो बात है, लेकिन राजधानी पटना छोड़ दीजिए तो बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जो भी बिहार में शहर है, वो ज्यादातर शहरों में गांव का प्रभाव है, क्योंकि आसपास के जिले के गांव के लोग वहां आकर के रह रहे हैं, क्योंकि गांव में वो तमाम सुविधाएं नहीं हुआ करती, वो सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे और व्यवस्था हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो बढ़िया। जब वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आते हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिलती है, तो उन पर भी वो ग्रामीण प्रभाव है। और सर्वे में जो बात आई, जो किया गया, उसमें ये किया गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के संबंध में आप क्या सोचते हैं? सत्ता विरोधी रुझान है या समर्थन का रुझान है? और इस सर्वे में जो बात आई उसमें ये आया कि 48% लोगों ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर है। अब सत्ता विरोधी लहर में दोनों लहर काउंट करें, एक तो ये है कि नीतीश जी से है कि नीतीश जी हट जाइए, दूसरा ये है कि बीजेपी नहीं आना चाहिए। ये दो किस्म के वहाँ सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ माहौल है। एक तो नीतीश कुमार को अब हट जाना चाहिए और दूसरा बीजेपी नहीं आना चाहिए, ये है। अब उसमें देखिए, जबकि 27% लोगों का मानना है कि वो सत्ता के साथ खड़े हैं, कि यही सरकार रहनी चाहिए, एनडीए सरकार रहनी चाहिए। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो सवर्णवादी लोग हैं और नीतीश कुमार के समर्थक भी है, इसमें बहुत सारे हैं जो आरजेडी को नहीं चाहते, जिनको आरजेडी से बैर है, वो लोग चाह रहे हैं। और तटस्थ रहने वाले 20% के करीब। तो बड़ा वोट बैंक जो है तटस्थ रहने वाले, और ये तटस्थ रहने वाले असल खेल करेंगे। ये तटस्थ रहने वाले हैं कौन? तो ज्यादातर पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं। और जो मैं बार बार कहता रहा कि कांग्रेस को नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि कांग्रेस आपके साथ है और कांग्रेस है सरकार में, इसलिए गड़बड़ कुछ नहीं होने वाला। अब उसके बाद इसमें और देखिए क्या है कि शहरी वर्ग के लोगों में 48% लोगों ने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ है, वहीं 31% ग्रामीण लोगों ने कहा कि हम समर्थन में हैं। नहीं, क्षमा करेंगे, शहरी वर्ग के 48% लोगों ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ हैं और 31% लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। 48% जो लोग हैं वो ज्यादातर ग्रामीण प्रभाव के लोग हैं और 17% लोगों ने कहा कि हम तटस्थ हैं। तो 31 और 17 अगर मिला देते हैं तो फिर 48 हो जाता है, जिसको कहते हैं नेक टू नेक फाइट। और 4% लोगों ने कहा कि पता नहीं या कह नहीं सकते। इसी प्रकार इस सवाल पर 48% ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सत्ता विरोधी बातें कही और 25% लोगों ने समर्थन में अपना मत जाहिर किया, जबकि 22% लोगों ने तटस्थता जाहिर की और 4% लोगों ने कहा मुझे नहीं पता। तो देखिए, शहर और ग्रामीण, आप दोनों एरिया में देखिएगा कि यही प्रतिशत जा रहा है, 48-48%।
48% समर्थन में है, 48% खिलाफ है। खिलाफ है मतलब चाहते हैं कि सरकार बदले। 48% में है जो 31% चाहते हैं सरकार न बदले, और 17% चाहते हैं तटस्थ है। तटस्थ जो है वो इसलिए तटस्थ है कि उनको डर है, जो तेजस्वी को लेकर के या कहिए राहुल गांधी को लेकर के, या ये क्षमा करेंगे, जो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार जो बनी थी, जो राबड़ी जी की सरकार रही, जो बार बार नीतीश कुमार और मोदी जी भी जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, वो तटस्थ है। दूसरी तरफ ये भी वो भी लोग हैं जिनको लगता है कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। तटस्थ लोगों में वो भी लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, उनको भी लग रहा है कि ये हटना चाहिए, और अगर वो प्रतिशत भी इसमें शामिल है तो फिर सत्ता बदलने वाला प्रतिशत बढ़ जाता है। यानी इस बार नीतीश कुमार जी के लिए भी मुश्किल है और बीजेपी के लिए तो मुश्किल है ही, और तेजस्वी का रास्ता खुलता दिखाई पड़ रहा है, और इस बार लग रहा है कि तेजस्वी जो है वो सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। अब इसमें देखिए 48% जो है वो एंटी इनकम्पेंसी है, जबकि न्यूट्रल रहने वाले लोगों की संख्या 20% पुरुष है और 22% महिलाएं हैं। जो स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी वालों में 29% पुरुष है, जबकि 25% महिलाएं हैं। तो एंटी इनकम्पेंसी जो है उसमें 20% पुरुष है, 22% महिलाएं हैं, और स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्पेंसी है, जो इनकम्पेंसी के प्रो हैं, एंटी नहीं है, सत्ता के साथ है, उसमें 29% पुरुष है और 25% महिलाएं हैं। और इसमें भी देखिए कि नहीं कहने वाले 4% 5% लोग हैं। 4% महिलाएं हैं, 5% पुरुष है, ये 4% पुरुष है, 5% महिलाएं हैं। तो इसमें इससे ये भी पता चलता है कि बिहार में जो है राजनीति को लेकर के जागरूकता लेवल बहुत हाई है, बहुत जागरूक नागरिक है बिहार के। भले बिहार में शिक्षा का प्रतिशत या गरीबी का प्रतिशत ज्यादा है, और शिक्षा का प्रतिशत ज्यादा है, गरीबी का प्रतिशत ज्यादा है, पलायन ज्यादा है, लेकिन लोग जागरूक है। और अब सवाल उठता है कि जो है बिहार के लोग चाहते क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, जहां हम जैसे पत्रकारों को समझ करके बात करनी चाहिए। मैं एक तो इस बात का समर्थक हूं कि लोग, मैं वो देख रहा हूं कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, ज्यादा प्रतिशत है बदलाव चाहने वाले लोग। और लेकिन महिलाओं पे ज्यादा असर जो है वो नीतीश कुमार का है, और उसकी बड़ी वजह है महिलाओं के लिए जितना काम हुआ आजादी के बाद का, अगर समय देख लीजिए तो बिहार में 2005 के बाद 20 साल में जितना महिलाओं के लिए काम हुआ है बिहार में, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। बिहार में तो छोड़िए, पहले जो बात हुई थी, महिलाएं जो है, अब देखिए आप इसको समझिए ऐसे कि आपको याद होगा कि साइकिल पे लड़कियों को साइकिल दी गई, पोशाक दी गई, लड़कियों को पढ़ाया गया, और लड़कियों को पढ़ाया गया, और जो लड़कियां 10th में फर्स्ट डिवीजन लाई उनको 10,000 दिया गया। कब से दिया जा रहा है? जो 10वीं में फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन लाती है लड़की, आज भी उसको 10,000 रुपये मिलता है। अब तो लड़कों को भी देने लगे। फिर जो है लड़कियों को, जो 12वीं जो लड़की पास करती है उसको 25,000 रुपया दिया जाता है, जो फर्स्ट डिवीजन पास करती है। आज भी वो चल रहा है, जब से शुरू किया 25,000 प्रत्येक लड़की को, जो 12वीं पास करती है वो 25,000 रुपये पाती है। और जो ग्रेजुएट हो जाती है लड़कियां फर्स्ट डिवीजन से, उनको 75,000 रुपए दिए जाते हैं। तो कितनी बड़ी राशि दी जा रही है। और ज्यादातर घरों में लड़कियां जो है पढ़ रही है, लड़कियां जो है ज्यादा पढ़ रही है। इसलिए अगर बिहार के रिजल्ट को अगर देखिएगा तो ज्यादातर समय ये हुआ कि लड़कियां ही बेहतर की है लड़कों के बनिस्पत। अब फिर आती है बात की राजनीति में अगर देखें महिलाओं की भागीदारी कैसे हो, तो जब से नीतीश कुमार आए हैं वहां 50% आरक्षण पंचायत चुनावों में या कहिए निकाय चुनावों में दिया गया। जिला परिषद हो या पंचायत समिति का चुनाव हो या ग्राम पंचायत चुनाव, 50% महिलाओं को 2005 से 2005-6 में शुरू किया गया, और तब से महिला, तो उसकी वजह से महिलाएं बड़ी एक्टिव हुई है। उसके बाद और देख लीजिए कि जो, हालांकि वो तेजस्वी का योगदान मैं मानता हूँ। तेजस्वी ने कहा था 2020 के चुनाव में कि हम जीत करके जब आएंगे तो 10 लाख नौकरियां दें। तेजस्वी को हालांकि हार मिली, 110 सीट पर आकर अटक गए। नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, लेकिन नीतीश कुमार कुछ समय के बाद तेजस्वी के साथ आ गए, बीजेपी को छोड़ दिया था। और तब कोई 4.5 लाख के करीब टीचरों की बहाली, शिक्षकों की बहाली, और दूसरी जगह भी बहाली हुई, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या शिक्षकों की हुई। सारे स्कूल के लिए
टीचर उपलब्ध कराया गया और लगा सरकारी स्कूलों पे क्रांति आ गई। और उसके बाद उनमें 52% महिलाओं को नौकरी मिली। 35% महिलाओं को बिहार में नौकरियों में रिजर्वेशन है। 35% महिलाओं, जो भी बिहार सरकार की नौकरियां निकलती है उसमें 35% रिजर्वेशन है महिलाओं का। लेकिन रिजर्वेशन से भी आगे 52% महिलाओं को नौकरी मिली। फिर जीविका दीदी है। तो महिलाएं इस वजह से, और जिस तरह से वहां का वातावरण बना कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया गया, शराब को कंट्रोल किया गया, उससे महिलाओं की बेहतर स्थिति हुई। और महिलाओं को लगा, ये जो नीतीश कुमार बार बार जीतते रहे उसमें महिलाओं का अहम योगदान रहा। लेकिन अब महिलाएं, अब ये है, दिख रहा लोगों को कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं कोई बंद नहीं कर सकता। तो चाहे 10,000 दिए जा रहे हैं या 50% जो आरक्षण है उसको कोई सरकार आकर के खत्म नहीं कर सकती। 35% नौकरियों में जो महिलाओं को आरक्षण है उसको कोई भी सरकार आए खत्म नहीं कर सकती। बीजेपी की सरकार आए तो भी खत्म नहीं कर सकती। बेईमानी हो सकती है दूसरी बात। लेकिन अब लड़कियां जो पढ़ रही हैं उनको रोजगार चाहिए, उनको बेहतर स्वास्थ्य, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या है महिलाएं जिसमें एनीमिक हैं या उनके इलाज पे जो है जो होना चाहिए, क्योंकि अभी वो समाज में है कि महिलाओं पे इलाज कराते समय थोड़ा बचते हैं। एक तो गरीबी है, तो सरकारी अस्पतालों की हालत बड़ी दयनीय है यार। बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं लेकिन वहाँ इलाज सही तरीके से नहीं। एक जो वीडियो वायरल हो रहा है पूर्णिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, उसमें देखिए किस तरीके का हाल है। पटना पीएमसीएच का हाल वैसा ही होता है। हालांकि कहा जा रहा है कि पटना पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है और जल्दी ही ये सारी चीज शुरू हो जाएगी। बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पे बेहद करप्शन है, बहुत भयंकर करप्शन है। और इसका ब्लेम जाता है बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी के नेता ही लगातार बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, चाहे अश्विनी कुमार चौबे हो चाहे मंगल पांडे हो। और सबको पता है, पूरे बिहार में जाकर किसी से पूछ लीजिए करप्शन की बात तो आपको बता देगा अस्पताल में सबसे ज्यादा करप्शन है। अस्पताल के नाम पर ढेर सारे पैसे बजट में रखे जाते हैं, लेकिन वो पैसा अस्पताल तक पहुंचता नहीं है। मामूली मामूली दवाइयां नहीं मिलती, स्ट्रेचर नहीं है, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं बदलता, तमाम तरीके की अनियमितता है। तेजस्वी उस पर ध्यान दे रहा है, तेजस्वी उस पर बात कर रहा है। तो तेजस्वी ने पहले बात की रोजगार पे, 4.5-5 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो इससे बड़े लोग, ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जो है लाभान्वित हुए। और तेजस्वी की धूम है इस बात को लेकर। अब अस्पताल को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का एजेंडा क्या है? मोदी जी की माँ, जानकी मंदिर, लालू जी की गाली देना, सवर्णवाद चलाना। अब देखिए यात्रा करने जा रहे हैं दो, एक तो धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा करेंगे और फिर ये अभी मुक्तेश्वरानंद भी वहां जा रहे हैं। वहां वो कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार खड़े करेंगे, जो गौ की रक्षा का वचन देगा उसको हम समर्थन देंगे। ये यात्रा निकाल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। ये क्या है? ये फिर से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। बीजेपी के पास वही है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। इसलिए एसआईआर जो किया गया उसमें देखिए बांग्लादेशी का भ्रम पैदा किया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया गया। कितने बांग्लादेशी आज तक नहीं पता चला। और एसआईआर बड़ा मुद्दा बना, तो मुद्दों पर जो बात जिसमें आम आदमी सीधा इन्वॉल्व होता है, वो चाहे मताधिकार का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे तेजस्वी और राहुल एड्रेस कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने काम किया वो अपनी जगह, लेकिन नीतीश कुमार अब उस पोजीशन में नहीं है। और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी, इस बार एनडीए का आना मुश्किल है। और तेजस्वी ने लगातार भरोसा जताया है तमाम लोगों का। भले लगातार प्रशांत किशोर उनके खिलाफ खड़ा हो, तेजस्वी के चौथी फेल, नौवीं फेल, फलाना फलाना बोलते रहे, लेकिन जिस जिस तरह से तेजस्वी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। पलायन रोक देंगे, कैसे रोक देंगे पलायन? पलायन पे बहुत बात होती है, कैसे रोकेंगे पलायन? कौन सी इंडस्ट्री ला के लगाएंगे? कहाँ इंडस्ट्री लग रही है? ये बड़ा सवाल है। और आम आदमी जो हम वहाँ का है वो बेवकूफ नहीं है। आम आदमी समझता है, पहचानता है, और बेहतर सरकार चाहिए उसको। और इसी बात को लेकर के बीजेपी में परेशानी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा, सब तमाम मंत्री बिहार में एकदम छावनी डालती। अभी गए, उसके बाद अभी जाएंगे गृह मंत्री, फिर कोई मंत्री आएगा। बीच में कई मंत्री गए, वो धर्मेंद्र प्रधान गए जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उसके बाद
वो पीयूष गोयल गए, सब जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं ताकि बीजेपी की हालत मजबूत की जाए, लेकिन बीजेपी की हालत मजबूत होगी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि 11 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने देश में किया है वो बिहार के लोग खूब बढ़िया जानते हैं। बिहार को किस तरह से लॉलीपॉप दिया गया, उनके डीएनए पे सवाल उठाया गया, वो तमाम चीजें बिहार के लोग जानते हैं। और केवल नीतीश कुमार के चलते एनडीए को जो वोट मिलेगा, क्या वो वोट बिहार में एनडीए की सरकार बनाएगा, उस पर सवाल है। और जो सर्वे बताता है वो बताता है कि एंटी इनकम्पेंसी या कहिए कि एनडीए के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। और मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 बड़े सवाल हैं। इन सवालों पर बिहार के लोगों को लड़ना है और लड़ रहे हैं। और अगर नेता भी उसी दिशा में फोकस करना चाहते हैं, और जिस तरह से तेजस्वी ने रोजगार के मसले पर भरोसा जताया है, उससे लगता है कि इस बार बिहार महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी के साथ है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।